नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में। चूँकि आप सभी जानते हैं धान की नर्सरी कई कारणों की वजह से इस बार कुछ पिछेती भी बिजाई हुई है और ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई का समय अब आखिरी मोमेंट में चल रहा है। तो किसान साथी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई के बाद भी नर्सरी की बिजाई करना चाहते हैं। और कुछ किसान साथियों ने जून महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पर नर्सरी की बिजाई करी और कुछ लापरवाहियाँ होने के कारण धान की नर्सरी का जर्मिनेशन ठीक से ना होने के कारण अब वो दोबारा से भी बिजाई कर रहे हैं। तो कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारी धान की नर्सरी अगर 100% में से 70% या 80% जर्मिनेट हो जाती है तो हमारे खेत में पूर्ति हो जाती है, लेकिन उससे भी कम नर्सरी का जर्मिनेशन होने के पीछे क्या कारण रहे हैं ये आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारी नर्सरी कमज़ोर रह जाती है, पौधे में फुटाव कम आ पाता है और तना कमज़ोर होने के कारण पौधे में पीलापन आ जाता है, तो उस पीलापन को ख़त्म करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं हमारी नर्सरी में बकानी के पौधे दिखाई देने लगते हैं तो किस टाइप से उसका निवारण किया जा सकता है। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेत की नर्सरी बहुत ज़्यादा समय ले लेती है और ज़्यादा समय होने पर हमारा पौधा पक जाता है और पकने के बाद जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें फुटाव कम देखने को मिलता है। तो इसके पीछे के क्या कारण रहते हैं, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ और प्रैक्टिकली देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या क्या कमियाँ हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या उपाय उसमें हमें नर्सरी की बिजाई के समय पर ही कर देने चाहिए। यहाँ जैसा कि आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर संपूर्ण ट्रीटमेंट आपको बताया कि किस टाइप से हमें अपने धान की नर्सरी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि हम बिजाई कर रहे हैं तो सूखे धान में अगर हमारी दवा लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म की दवा को इस टाइप से कोट कर लेना चाहिए और अच्छे से कोट करके छाँव में सुखा दें। यदि हमें साथ के साथ ही बिजाई करनी है तो जाकर उसे हम धान के पानी को फुला सकते हैं और अच्छे प्रकार से फुलाने के बाद में जो भी फंगीसाइड का पानी होता है उसे भी हमें खेत के अंदर डाल देना चाहिए और अच्छे प्रकार से कोट होने के बाद में हमारे धान पर लगी हुई जो भी फंगस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इससे बकानी जैसे रोगों में हमें काफ़ी हद तक रोकने में मदद मिलती है और दूसरे कीट जो भी लगे होते हैं यानी कि जीवाणु के रूप में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे धान काफ़ी हद तक स्वस्थ और सक्षम होते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी को मजबूत करने में। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप से आप अच्छे से ट्रीट कर लीजिए और अच्छे से ट्रीट होने के बाद में लगभग 36 घंटे के लिए उस अपने धान को पानी के अंदर फुला दीजिए। 24 घंटे फूलने के बाद में आप बाहर निकाल सकते हैं और जूट के बैग में उसे 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। नमी का एरिया में आप रखिए और उस पर 2 से 3 बार दिन में पानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु का समय है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण आपके धान का जर्मिनेशन भी ठीक तभी होगा जब आप उस पर पानी लगाते रहेंगे। साथियों अपने खेत की तैयारियां आप बिल्कुल प्रॉपर करके रखें, क्योंकि धान का जर्मिनेशन होने के बाद में आप मात्र एक दिन भी वेट नहीं कर सकते हैं। पूरे खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए और तैयार करने के बाद में अपने खेत में खाद क्या क्या लगाने होते हैं ये जान लीजिए। यहाँ पर यदि आपके खेत में 10 किलो धान की नर्सरी है तो 5 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम DAP के साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लगाना बिल्कुल ना भूलें। और ये खाद लगाने कब होते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमने अपने खेत में पाटा चलाने के बाद में धान की बुरकाव कर दिया और बुरकाव करने के बाद ऊपर से अगर हम खाद लगाएं तो कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इससे बेहतर ये होता है कि जब भी आप पाटा लगा रहे हो, पाटा लगाने से पहले आप आधे खाद का बुरकाव करें और आधे खाद का बुरकाव आप धान की छिड़काव के साथ में करें। धान के छिड़काव को भी कब करना चाहिए ये भी आपको मैं बता दूं कि पाटा लगाने के ज़्यादा समय का इंतज़ार अगर आपने किया तो उसमें उठने वाली जो गाद होती है वो बैठ जाएगी और गाद बैठने के बाद यदि आप छिड़काव कर रहे हैं तो आपके धान का जर्मिनेशन कम होगा और खादों का रिजल्ट भी आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जो आपको नर्सरी दिखा रहा हूँ इस नर्सरी के अंदर जो बिजाई करी गई है वो सेम तरीके से बिजाई करी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और दूसरी नर्सरी इसी के बराबर में है, उस नर्सरी में बिजाई करने का तरीका क्या रहा है। उस नर्सरी में बिजाई करने का तरीका रहा है कि पाटा चलाने के बाद में जैसे सुबह पाटा चला के हमने खेत को तैयार कर लिया और पाटा चलाने के बाद शाम के समय उस नर्सरी में बिजाई करी गई। तो उससे क्या फ़र्क देखने को मिला कि उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये देखने को मिला कि जो गाद उठती है धान के खेत में बुवाई करने के समय तो वो गाद उठ के धान के ऊपर बैठती है और धान के ऊपर बैठने के कारण धान मिट्टी के थोड़ा सा अंदर होता है, मामूली अंदर
धान का दाना रहने के कारण उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है और जो जड़ उसकी निकली हुई होती है वो मिट्टी के अंदर अच्छे प्रकार से पोषक तत्वों को ले पाती है और अच्छे से उस मिट्टी के अंदर समाहित हो पाती है और ठीक से वो उस मिट्टी को पकड़ के ऊपर ग्रोथ करने लगती है। लेकिन जिन खेतों के अंदर हम अपनी जब गाद बैठ जाती है और तब छिड़काव करते हैं, उन खेतों के अंदर धान हमारा ऊपर ही पड़ा रहता है मिट्टी के ऊपर, और जिन पौधों की जड़ें छोटी होती हैं वो पौधे की जड़ें अच्छे प्रकार से मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती और तेज़ चलने वाली लू या हवा हमारे धान को सुखा देती है। इससे हमारे खेत में जर्मिनेशन जो होता है वो जर्मिनेशन इतना कम होता है कि बहुत कम जर्मिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पौधे का जर्मिनेशन लगभग 80 से 90% तक रहा, और यहाँ पर कितनी घनी आपको नर्सरी दिखाई दे रही है। दूसरी बराबर वाली क्यारी में सबसे ज़्यादा फैक्टर ये देखने को मिला कि अगर हम पाटा चलाने के बाद वेट करते हैं और गाद बैठने के बाद छिड़काव करते हैं तो हमारे धान का जर्मिनेशन नहीं होता। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम गाद के समय पर ही बिजाई करें, जिससे कि हमारा जर्मिनेशन 80 से 90% तक हो सके और हमें ज़्यादा बिजाई करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे खेत की भी पूर्ति हो सके। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी ये बात तो समझ पाए होंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, कुछ साथी कहते हैं कि ह्यूमिक एसिड, यूरिया खाद और डीएपी, ये तीनों खाद हम नीचे जब ज़मीन में लगा देते हैं तो क्या ऊपर भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? मैं आपको बता दूं कि नीचे लगे हुए खाद में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाद ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूरिया खाद हमारे पौधे को एक बार में मिट्टी के अंदर से इतना मिलता रहता है कि जब तक पौधे को ज़रूरत होती है वो पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति वहाँ से करता रहता है। और डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, पौधे की जड़ों का विकास करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, इसीलिए हमें डीएपी भी ज़रूर डालना चाहिए। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे में हरापन बरकरार बनाए रखता है, पौधे की जड़ों का विकास करता है और खेत में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को पौधे को अवेलेबल कराने का काम करता है। इससे हमारी नर्सरी हरी भरी बनी रहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नर्सरी मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब पाटा लगाने के समय पर हम बिजाई करते हैं तो हमारी नर्सरी कैसी होती है, और पाटा लगाने के बाद अगर हम 4-6 घंटे के बाद में बुरकाव करते हैं तो हमारी नर्सरी कैसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दानों का जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, और जिन दानों के अंदर पौधे की जड़ें निकल आई हैं वो पौधे की जड़ें मिट्टी तक नहीं पहुंच पाई, इसी कारण से वो सूख गई। जिन पौधों के अंदर अगर मिट्टी तक जड़ें पहुंच भी गई हैं तो वो मिट्टी को अच्छे प्रकार से नहीं पकड़ पाई, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर हमारे धान के ऊपर नहीं आई है, और पौधे धान के ऊपर अगर मिट्टी नहीं आएगी तो वो मिट्टी में प्रॉपर तरीके से जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर लगभग 50% तक के सीड का नुकसान झेलने को मिला। कारण क्या होता है कि हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार जब एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं कि इस टाइप से आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इस टाइप से बिजाई करनी चाहिए, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पाटा लगाने के बहुत समय के बाद में बिजाई करनी है। पाटा लगाने के तुरंत बाद आप बिजाई करें और गाद उठे हुए खेत में बिजाई करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि उनकी नर्सरी अब लगभग 11 दिन की हो गई है या 12 दिन की हो गई है, नर्सरी में हल्का पीलापन है, तो उन्हें क्या लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर वर्टाको ले सकते हैं, फर्टेरा ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कार्बोफुरान जैसा एक कीटनाशक ले सकते हैं। उस कीटनाशक के साथ में आप जिंक सल्फेट ज़रूर मिक्स कर लें और फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश मिक्स कर लें। सरसों की खली अगर उपलब्ध हो तो 10 किलोग्राम धान के लिए 2 से 3 किलोग्राम सरसों की खली आप डाल सकते हैं। यूरिया खाद आप 1 से 1.5 किलोग्राम मिक्स करके आप बुरकाव कर दीजिए, आपकी नर्सरी का पीलापन खत्म हो जाएगा। और यदि पीलापन इस टाइप का है कि पौधे में पूर्ण रूप से पीलापन है, यानी पौधा पूरा पीला पड़ रहा है, तो उसके पीछे आपके पौधे में फंगस है, और फंगस को ख़त्म करने के लिए आप एक टंकी बना लीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। 1 लीटर पानी के साथ में 1 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स कर लीजिए, और वैलिडामाइसिन या कासुकामाइसिन 1 ml 1 लीटर पानी के साथ में आप मिक्स कर लीजिए 2 ml के हिसाब से, और मिक्स करके 1 टंकी पानी बना के स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में पीलापन जो फंगस की वजह से है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपके खेत में अगर नॉर्मली कीट की वजह से पीलापन आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वर्टाको या फर्टेरा या कार्बोफुरान का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए, उसका
उपयोग आपको करना होगा। यहाँ पर यदि आपके खेत में बहुत ज़्यादा पीलापन नहीं है तो 10 किलोग्राम धान के लिए 3 किलोग्राम सरसों की खली लीजिए, उसे फुला लीजिए और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम डालना ना भूलें। 250 ग्राम होगा तो भी चलेगा। और उसके साथ में यूरिया खाद 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए। कुछ साथियों का पूछना है कि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा गर्मी में या हैवी टेम्परेचर में धान की बिजाई करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि धान की बिजाई करते समय आप अच्छी उठी हुई गाद के बीच में धान का बुरकाव करिए, और गाद अगर आपके धान के ऊपर थोड़ी बहुत भी बैठ जाती है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और पानी आपको सही समय पर लगाना होगा, शाम के समय लगाइए और रात को इतना पानी ही आपके खेत में रहे ताकि सुबह दिन में पानी गर्म ना हो। इससे आपके पौधे की जड़ें नहीं मुरझाएंगी और जड़ें अच्छे से विकसित हो पाएंगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस इस चैनल पर आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।